घणा हेत सू घणा मानसू और घणा चाव सू स्वागत सगला को सुबह सुवारा का एक कार्यक्रम जी को नाम है अलबेलो राजस्थान। और मैं हूँ था के सागे कार्यक्रम में आए पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। आप सभी का स्वागत अभिनंदन राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान में। और पूनम जी, इस समय ना शादियों की धूम मची है, लोग बारातों में नाच गा रहे हैं, पांडालों में मनचाही चीज़ें खा रहे हैं और खूब अच्छी तरह से कपड़े पहन रहे हैं, तरह तरह के उत्पाद खरीद रहे हैं। मुझे आपको देख के लगता है कि आप भी शादी की उमंग से अछूती तो नहीं है। उमंग से अछूता तो कोनी, पर उमंग तो वहाँ की होगी पूरी। और अब शुरू होगी थकान। ओहो, थकान उतारने के लिए तो आए हैं अलबेलो राजस्थान में। ये कार्यक्रम ही ऐसा है जहाँ थकान का कोई आभास ही नहीं होता। और जो सगली ब्याह सवा के, क्योंकि मैं गई काल ब्याह में और अब आज हमारे हो रही थकान, पर जिया ही अलबेलो राजस्थान का मंच पर आवा सगली थकान हो जावे है दूर, क्योंकि वो मंच है जटे बैठ रापा पूरा राजस्थान से रूबरू हो सका। हाँ बिल्कुल पूनम जी। और शादी में अगर आप गई हैं तो शादी के लिए खरीदारी तो खूब की होगी आपने। बात तो करनी ही पड़े। और वहाँ की लुगाया का तो ब्याह का नाम आता ही शुरू हो जावे खरीदारियां का काम। और वहाँ की जब शुरू ब्याह की खरीदारियां की बात चला तो वहाँ का तो दिन शुरू है गहना गाटा की खरीदारी से। हाँ, तो देखा भी गहने कैसे हैं, सही है या नहीं है, जो खरीदा है वो सही खरीदा या नहीं खरीदा, नकली तो नहीं खरीद लिया कहीं। आ समस्या ससु ज्यादा होगी आजकल में। तो पहली बात तो ब्याह में जावा ही खातर आ, दूसरा के तो फलाना भाभी सा आज कहीं पे रहा दिखानी, फलाना काकी सा आज कहीं पे रहा, मैं तो जावा ही खातर या। पर फिर घर आर में केवल वहाँ का सपना देख सका। हाँ रात का कब भाई दिखानी सपना में सोचा कि आज मैं काकी सा पैर आया जब मैं बनवाशू तो यहाँ बनवाशू, पर आ सोचता ही फिर नींद खुल जावे, क्योंकि बात आ जावे है सही गलत की। क्योंकि जब बनवा पहली तो महंगाई की बात आ जावे, पछ बात आ जावे सही गलत की कि आप चीज भी लावा, कोई रकम भी घड़ावा और सही बने और कौन बने, जत्ती चावे बत्ती चीज देवे कौन देवे। तो यहाँ सोच पछ फिर एक कदम थोड़ो पाछे ले लिया। फिर भी खरीदारी तो की तो मैं लुगाया। हाँ इसके बिना तो मैं आगे चला ही को नहीं। हाँ, तो आज ये जो खरीदारी में जो आप कह रहे हो ना कि सही है या नहीं है, गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। मतलब थोड़ो समझ में आ रहे हो हमारे आ रहे ना समझ में। हाँ? तो वैसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बताऊं, हर किसी को सम्मान पाने का अधिकार है। अब शादी में गए तो आपका भी सम्मान, फूफा जी का भी सम्मान, जीजा जी का भी सम्मान, और वो सम्मान घणो जरूरी है। फूफा जी को सम्मान जो नहीं करो तो सारो काम बिगड़ जाया करे। हाँ, इसीलिए आज का जो दिन है 3 दिसंबर का दिन, इसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के रूप में मनाते हैं। तो जितने भी हमारे दिव्यांगजन है वो भी हमारे समाज का हिस्सा है और उन्हें भी हमारी तरह सम्मान पाने का पूरा अधिकार है। तो बात तो थे बिल्कुल सही किया प्रणय भाई साहब कि यूं तो कोई भी काम सरल को नहीं हुआ ऐसा। यहाँ तो कोई भी काम सरल को नहीं हुआ, मुश्किल तो सगला ही काम है। पर जो मन में ठान लो तो फिर आपने कोई पाछला कदम को नहीं ले जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए उनका भी सम्मान बहुत आवश्यक है। और रही बात अब सही गलत की, तो सही गलत की पहचान आज कराते हैं इस अलबेलो राजस्थान में, क्योंकि हमारे बीच जो मेहमान आई हैं वो ऐसी मेहमान है जो हमें सही तरीका बताएंगी कि किस तरह से आप कुछ भी बाजार से खरीदते हैं तो वो सही है या नहीं। तो हम स्वागत करते हैं हमारे बीच पधारी भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया जी का। बहुत बहुत स्वागत कनिका जी अलबेलो राजस्थान में। नमस्कार। नमस्कार सभी को नमस्कार। तो कनिका जी, आप आज आई हैं, अभी पूनम जी से बात हुई, इनकी तो शादियों में सबसे पहले गहने और कपड़े और ये सब चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अब हम जा रहे हैं बाज़ार, बहुत सारा पैसा लेके जा रहे हैं, उमंग उत्साह के साथ जा रहे हैं, चीज़ भी खरीद के ला रहे हैं, पहन भी रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पता लगता है कि जो हम चीज़ बाज़ार से लेकर आए हैं, जिसमें हमारी मेहनत का पैसा लगा है, उसमें कुछ मिलावट हो गई, कुछ जो चीज़ हम सही ला रहे थे वो गलत हो गई। अब हम ये निर्धारित कैसे करें कि ये वो सही है या नहीं? सबसे पहले देखें कि उस चीज़ में जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उस पर मानक है कि नहीं जी। मानक होगा तो मानक चिन्ह भी होगा। अच्छा। सर्टिफिकेशन एक सबसे आसान तरीका है किसी भी ग्राहक को ये देखने का कि जो चीज़ वो ले रहा है वो गुणवत्तापूर्ण है कि नहीं, उसकी क्वालिटी खरी है कि नहीं। पूनम जी ने जैसे जेवरातों की खरीदारी करी तो जेवरातों पे हमारा बहुत ही प्रचलित मार्क है हॉलमार्क। हॉलमार्क जो आपने लिया है वो आप चेक करें, जेवराती से उसका पक्का बिल ले, रसीद ले। हॉलमार्क चेक करने के तरीके भी बनाए हुए हैं, तो बहुत ही आसान तरीकों से जेवराती से आप चेक करवा सकते हैं, खुद भी चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ आपने परचेज करी है और जो चीज़ आपको बेची गई है वो सही भी है कि नहीं। उसी तरह से और भी भिन्न भिन्न उत्पाद हैं। मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पर आप आसानी से ये प्रामाणिकता चेक करके देख सकते हैं कि जो चीज़ आपने ली है वो खरी है, खोटी तो नहीं है। तो प्रणय भाई साहब हमारे समझ में ये आ रही है
तो मतलब अपन हर चीज को मानक पता होना चाहिए कुल मिला। हाँ, जब जागरूकता के लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं और योजनाएं जब हमारे लिए बनाई गई तो हमें उन योजनाओं के बारे में पता होना तो चाहिए। मतलब बात है कि जो खरी गाड़ी कमाई को पीसो है वो खटे जा रही है, आ अपन पता होना चाहिए। बिल्कुल, और कमाई का पैसा जा रहा है तो चीज़ भी सही आनी चाहिए। हाँ, तो भैया वो ध्यान रखना चाहिए कि खटे लगा रहे हो, पर वो तो ध्यान अपन खुद ने रखना पड़सी और किया रखना वो आज आप बात कर ही रहे हैं कार्यक्रम तो में। कनिका जी, आप जो मानक हैं वो कई तरह के मानक सामने आते हैं। BIS का नाम आता है, ISO का नाम आता है, ISI का नाम आता है, हॉलमार्क का आपने जिक्र किया। क्या ये सब आपस में मिले हुए या हर शब्द की एक अलग पहचान है? देखिए, हर शब्द की एक अलग पहचान है। सबसे पहले आपने बात करी ISO की। ISO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मानक बनाती है। भारतीय मानक ब्यूरो जहाँ से मैं आती हूँ, हम लोग इसके संस्थापक सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मानक होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खरीद और बेचान जो होता है उसमें बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो मानक बने उनका उसमें जो राष्ट्रीय हित है उनका भी ध्यान रखा जाए। तो BIS या भारतीय मानक ब्यूरो इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है और देखता है कि देश के हित कहीं भी वहाँ पर अछूते न रह जाए। जी। जो आपने दूसरा शब्द लिया, भारतीय मानक ब्यूरो या BIS, ये हमारी राष्ट्रीय मानकीकरण संस्था है जो सन 1947 में जिसका गठन किया गया था 6 जनवरी 1947 को, और ये हमारी आज़ादी से भी पहले की संस्था है। इसके बहुत सारे मार्क हैं, जैसे आप ISI मार्क जो बहुत ही एक प्रचलित मार्क है उससे आप वाकिफ ही होंगे। इसके अलावा हॉल मार्क है, हमारा एक रजिस्ट्रेशन मार्क भी है जो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पे आता है। तो ये सभी चीज़ों का एक अलग अलग एक महत्वता है और सभी तरह के जो मार्क जो BIS संचालित करता है वो राष्ट्रीय स्तर पे एक कह सकते हैं एक पहचान रखते हैं। ISO कोई भी इस तरह की गुणवत्तापूर्ण मार्क नहीं संचालित करता, वो सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम स्कीम्स चलाता है जो राष्ट्रीय जो मानकीकरण संस्था है उनके माध्यम से चलाई जाती है। जी जी जी। तो आप जान लिया कि कशा कशा हॉलमार्क है या कशा कशा मानक का वहाँ का निशान है। हाँ, लेकिन वे कई कई चीज़ें हैं, कई कई उत्पाद है जहाँ के ऊपर हॉलमार्क या कौन सा निशान लगा है। बताइए कनिका जी। देखिए, अगर मैं मानकों की बात करूं, 23,000 से ज़्यादा मानक राष्ट्रीय स्तर पे गठित हो गए हैं। आपके आसपास जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, चाहे जिन कुर्सियों पे आप बैठे हैं, जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल करते हैं, जिस गाड़ी को चला के आप आए हैं उसके टायर है, विंडशील्ड है, आप घर में पानी की बोतल इस्तेमाल करते हैं या बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो दूध पीने की बोतल होती है वो इस्तेमाल करते हैं, खिलौने इस्तेमाल करते हैं, जेवरातों की हमने बात करी, इन सभी चीज़ों पे मानक है। तो आपके आसपास बहुत सारे उत्पादों पे भी मानक है। बहुत सारे मानक हमारे गाइडलाइन के मानक होते हैं कि घर का निर्माण कैसे होना चाहिए, उसके लिए हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड है। बांधों का या डैम्स का निर्माण कैसे होना चाहिए उसके मानक हैं। वाटर की पाइपलाइन, पानी की जो पाइपलाइन है उसको किस तरह से आपको स्थापित करना है उसके गाइडलाइन के मानक हैं। कई जानकारियां इन मानकों के द्वारा दी जाती हैं कि कैसे ये काम और बेहतरी से किया जाता है। तो प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता की या उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में बात करते हैं। जो गाइडलाइन वाले स्टैंडर्ड है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस कह सकते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को करने का सबसे बेहतर तरीका है वो इस्टेब्लिश करते हैं और जागरूकता देते हैं कि आप इसको कैसे बेहतरी से काम कर सकते हैं। तो ये क्या खाने पीने की चीज़ों पर भी है? बिल्कुल, खाने पीने की चीज़ों पे भी बहुत सारे मानक अवेलेबल हैं। आपके आसपास जैसे दूध का पाउडर अब बच्चे के लिए आप इस्तेमाल करते हैं उस पर मानक है। फूड कलर जो आप यूज़ करते हैं उस पर मानक है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे खोया है, बटर है, चीज़ है, इस पर भी मानक अवेलेबल है। तो मैंने आपको बताया ही कि 23,000 से ज़्यादा मानक है। तो जीवन के ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो मानकों से अछूती हैं। आमतौर पे जब एक इंसान किसी दुकान पे ख़रीदारी करने जाता है या मॉल में जा रहा है या किसी भी जगह पे जा रहा है, वो इन मानकों पे अक्सर ध्यान नहीं देता। वो जाता है, पैसा देता है और वो उस अपने उत्पाद को लेके आ जाता है। अब ऐसे में वो कैसे जानकारी रखे कि इस पर मुझे इस तरह का एक मानक देखना है? देखिए, भारतीय मानक ब्यूरो जो मानक इस्टेब्लिश करता है उसकी जानकारी हमारी वेबसाइट पे होती है, लेकिन मैं पूरी तरह से मानती हूँ कि हर आमजन हमारे जैसा ज़रूरी नहीं कि उसको हर मानक का पता हो। सर्टिफिकेशन के द्वारा हम ये प्रमाणिकता इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो चीज़ या उत्पाद जो आपने खरीदा है वो एक पर्टिकुलर मानक के हिसाब से है कि नहीं। तो आपको सिर्फ उस पर एक सर्टिफिकेशन मार्क देखना है। अब आप जाने कैसे कि जैसे मान लीजिए आप चीज़ खरीदने जा रहे हैं या फिर आप मान लीजिए प्लाईवुड खरीदने जा रहे हैं, आप टायर खरीदने जा रहे हैं, तो उस पर अलग अलग तरह के मानक होते हैं। कैसे जाने कौन सा मानक है? तो हमारा जो ऐप है या हमारी वेबसाइट है उसमें एक नो योर स्टैंडर्ड करके एक उसमें मॉड्यूल बनाया गया है। जो आप अपनी जानकारी के लिए भी ढूंढ सकते हैं कि आपका मान लीजिए प्लाईवुड का आप मानक जानना चाहते हैं तो उसमें प्लाईवुड कीवर्ड डाल दीजिए
तो वो मानक उसके बारे में बता देगा और वो ये भी बता देगा कि इसके कौन कौन से निर्माता हैं जो ये सर्टिफिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बना रहे हैं। तो इससे आप जान सकते हैं, एक कह सकते हैं एक वैल्यू उसकी ये रहती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास कौन कौन से मानक कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ग्राहक की तरह आप दुकान पे जाते हैं तो आपको तो सिर्फ BIS का सर्टिफिकेशन उसमें देखना है, जो आप प्रोडक्ट्स में ISI मार्क की तरह देख सकते हैं। हॉलमार्क, अगर आप जेवरात लेने जा रहे हैं तो वहाँ हॉलमार्क होगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जैसे मोबाइल फोन, सेट टॉप बॉक्स, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स अगर ले रहे हैं या स्मार्ट वॉचेस ले रहे हैं तो उसमें हमारे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन स्कीम का 8 की आकृति का मार्क होता है। तो आप सिर्फ वो उत्पाद का गुणवत्ता चिन्ह देख लें जी और उसको वेरीफाई कर लें और तब आप उस उत्पाद को खरीद सकते हैं। जी जी, आपने बहुत उत्तम जानकारी दी कनिका जी। हम क्योंकि राजस्थान में हैं, राजस्थान हमारा संस्कृतियों से भरा पूरा एक प्रदेश है और राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र भी है, और हम अगर बात करें राजस्थान की तो यहाँ की जो ज्वेलरी है, जो जेवरात है यहाँ के, वो ऐसे जेवरात हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, फिल्मों में भी उनका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो राजस्थान की जो ठेठ यहाँ की जेवराती जो चीज़ें हैं, क्या उन पे भी किसी तरह का मानक आप लगाते हैं? देखिए, सन 2021 के बाद से हॉलमार्किंग स्कीम को देश भर के 300 से अधिक जिलों में मैंडेटरी कर दिया गया। तो राजस्थान के भी इसमें 18 प्लस जिले हैं जो उसमें मैंडेटरी हॉलमार्किंग है। राजस्थान की कुछ स्पेशल ज्वेलरी, कुंदन पोल्की को इससे एग्जेम्प्ट रखा गया था, वो भी अगर उसमें पॉसिबिलिटी है तो आप उसको हॉलमार्किंग कर सकते हैं। अच्छा। तो हॉलमार्किंग द्वारा उसकी शुद्धता तो एक तरह से मापी जाती ही है। एक ग्राहक को एक विश्वास भी हो जाता है कि ये जो चीज़ है मुझे सही ढंग से दी गई है। हमारे ऐप के माध्यम से आप इसको बहुत आसानी से खुद भी चेक कर सकते हैं कि जो चीज़ आपको दी है वो एक्चुअली ऑथेंटिक है भी कि नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रांत की ज्वेलरी को इससे अछूता रखा गया है। हर तरह की ज्वेलरी जो राजस्थान में बनती हो उसको आप हॉलमार्क देख के ही लें। तो कुल मिलाकर मतलब गाँव में आगे कोई छोटी दुकान भी है तो भी पर भी हॉलमार्क मिल सी? बिल्कुल, ये जरूरी है कि मैंने आपको बताया 18 से ज्यादा जिले हैं राजस्थान में जहां पर मैंडेटरी है हॉलमार्किंग, और 2 ग्राम से ऊपर की जो भी ज्वेलरी है जी। उसमें आपको जरूरी है कि आप हॉलमार्क आइटम ही लें, और ये ग्राहक की सुरक्षा के लिए ही भारत सरकार द्वारा किया गया है जी। तो गाँव में जावा ना तो ज्यादातर यहाँ कह दे भाई वो तुम्हारा खुद को बनाए डो है, मैं क्या ना हॉलमार्क लगाऊं और बटे समझ को नहीं आवा। यहाँ देखा आपने ज्यादा बढ़िया चीज मिल रही है, वो तो खुद आपका हाथ से बनायो है, तो आज जरूरी को नहीं है हॉलमार्क तो भी ना भी लगाना चाहिए। जब अच्छो बनाई रहे हो तो फिर लगावा में कहीं डर है। हाँ, सही बात है। तो कनिका जी, आप अगर किसी दुकान पर जाते हो तो दुकानदार तो घबरा जाता होगा एक बार, क्योंकि पहचानता तो होगा आपको। शुरुआत में तो पहचान नहीं बताई जाती क्योंकि ये क्रॉस वेरीफाई करने का एक तरीका भी होता है कि कैसे वो बना रहे हैं। हाँ। मैं तो जब भी जाती हूँ एक ग्राहक की तरह ही जाती हूँ और सबसे पहले मैं देखती हूँ कि दुकानदार जिनके यहाँ मैं जा रही हूँ उनके पास BIS का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अच्छा। हॉलमार्क्ड आइटम बेचने का, तो उसका एक रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट उनकी दुकान पे हमेशा टंगा हुआ रहता है। अच्छा। इसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मैं अपने ऐप के माध्यम से चेक कर लेती हूँ, देख लेती हूँ कि इनने डिस्प्ले में सब चीजें लगाई हैं कि नहीं लगाई हैं। तो उसमें हमारा हॉलमार्क के जितने भी चिन्ह होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ BIS का जो एक त्रिभुज का निशान है वो ही हॉलमार्क होता है, उसमें और अन्य चिन्ह भी होते हैं। तो वो पूरे डिस्प्ले में है कि नहीं है। जो जेवराती की दुकान है, ज्वेलर की दुकान है, उसके बाहर भी BIS का लोगो होना मैंडेटरी है कि यहाँ पर हॉलमार्क्ड आइटम मिलता है। ये सब चेक करके और ज्वेलरी पसंद करने के बाद जब मुझे लगता है कि अब इसका हॉलमार्क भी ठीक है, क्योंकि मैं अपने ऐप से उसे HUID नंबर के माध्यम से जांच चुकी होती हूँ, तब शायद मैं उसे बताती हूँ कि आपके यहाँ अच्छा काम हो रहा है, या फिर अगर मुझे लगता है कि सही नहीं है तो फीडबैक देके फिर एक्शन भी लिया जाता है। तो जिस तरह की जानकारी आपके पास है, क्या ऐसी जानकारी के लिए कोई जागरूकता अभियान आप चलाते हैं? बिल्कुल। इनफैक्ट भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से राजस्थान में तो हमने गांव-गांव में इस तरह का जागरूकता अभियान चलाया है। अभी हाल ही के दिनों में हमने ग्राम पंचायत स्तर पे जाके, आप मानेंगे कि 9,500 से ज़्यादा ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पर जाके हम लोगों ने हॉलमार्क के बारे में ही न केवल बल्कि और भी अधिक मानक जो ग्राम पंचायत स्तर पे यूज होते हैं, आप मानिए कि जो सरपंच हैं उनके माध्यम से कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलप होते हैं, कितनी सड़कें बनती हैं, कितने पाइप्स का जो कह सकते हैं वहाँ पर पानी की वजह से इस्तेमाल होता है, तो उनके बारे में जो मानक है उनके लिए हमने ना केवल एक बुकलेट लॉन्च करी थी जिसमें एक पूरा लिस्ट किया हुआ था कि कौन कौन से मानक गाँव के स्तर पे यूज किए जाते हैं, बल्कि उनको फिजिकली ये प्रोग्राम्स भी हम लोगों ने जाके पूरी जागरूकता उनको दी थी। तो ये हमने
हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओ साथियों के माध्यम से चलाया था। 3 महीने के कम समय में हम गांव-गांव तक पहुंचे थे और हम लोगों ने इस बारे में जागरूकता फैलाई थी। इनफैक्ट भारतीय मानक ब्यूरो के माध्यम से एक फिल्म भी बनाई गई है इन मानकों के बारे में, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख भी सकते हैं। और स्पेशली ये ग्राम पंचायत को लेके फोकस है। इसके अलावा और भी कई तरह के जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं, जिसमें हम लोग प्रचार प्रसार के साधनों के अलावा मानक क्लब्स के माध्यम से भी बच्चों को भी हम लोग इस बारे में अवेयर करते हैं। 9वीं से 12वीं के बच्चे इन मानक क्लबों के सदस्य होते हैं। ये पूरी तरह से BIS द्वारा स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है और प्रयास ये किया जाता है कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी मानकों के बारे में अवेयरनेस हो। क्योंकि सच बताऊं तो जब मैं पढ़ती थी तो मुझे भी मानकों के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी। तो मुझे अब जब मैं इस पोजीशन पे हूँ तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी मुहिम है जिसमें हम आने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं और एक अच्छा कंज्यूमर हम तैयार कर रहे हैं, जो ये ना सोचेगा कि ये इस पर्टिकुलर चीज़ के पीछे मानक क्या है। उसको ऑलरेडी पता होगा या उसको मैकेनिज्म ऐसे पता होंगे, उसको चीज़ें ऐसी पता होंगी जिसके माध्यम से वो देख सकता है कि जो चीज़ उसको दी जा रही है वो अच्छी है कि नहीं। और इसके अलावा उसका एक कह सकते हैं एक सराहना होती है ना कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे मानक हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो ना केवल गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं बल्कि आप ये भी सुनिश्चित करते हैं कि आप सुरक्षित रहें। जैसे बिजली की तारों के मानक हैं, या फिर पहले आप सुनते होंगे मोबाइल फोनों में आग लग जाती थी, फट जाते थे, चार्जर्स में इशू आता था। अब आप देखिए कि वो घटनाएं कितनी कम हो गई हैं। बच्चों के खिलौने भी हो गए, बिल्कुल बच्चों के खिलौने है और लोहा भी शामिल है। बिल्कुल। हाँ। तो आपने अभी बात की बच्चों की, एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जहाँ पे एक बच्चा बाजार में कुछ खरीदने जाता है, हम उसको बोल देते हैं ये चीज़ लेके आओ, वो 15-16 साल का है, 14 साल का बच्चा होता है, उसे कैसे पता हो कि वो चीज़ लेके आ रहा है? उसका जो बालपन है, जो मासूमियत उसकी उम्र के हिसाब से है, वो कैसे इस चीज़ को देखे कि वो सही चीज़ लेके आ रहा है? आजकल देखिए ऐप्स का ज़माना है। सिंपल सी चीज़ होती है, हम हर चीज़ में हम लोग भी क्योंकि कंज्यूमर्स है तो हम तुरंत एक देखते हैं कि कोई ऐप हो जाए, आसानी से हम उसी समय मिनटों में चेक कर लें। तो भारतीय मानक ब्यूरो ने भी अभी 3 साल से एक ऐप हमारा लॉन्च किया और हर बार उसके नए वर्जन आते हैं, नई नई जानकारी उसमें आती है, जिसका नाम BIS केयर ऐप है। BIS केयर ऐप के माध्यम से, और ये एप्पल प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है और ये एप्पल स्टोर में भी अवेलेबल है। फ्री में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बड़ा ऐप नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है किसी भी कंज्यूमर को लेके। जो आपके बाकी यूजफुल ऐप है वैसा ही एक यूजफुल ऐप है, क्योंकि खरीदारी तो हम सभी करते हैं। तो जब भी इस तरह का कोई टीनेजर, क्योंकि हम मानक क्लबों के माध्यम से देखते हैं कि बच्चों में कितनी अवेयरनेस आ रही है, तो वो ऐप के माध्यम से सबसे ज्यादा अवेयरनेस है। तो ऐप में आप जाएंगे, अगर आप कोई भी BIS सर्टिफाइड उत्पाद है जिसपे ISI मार्क लगा हुआ है, हॉलमार्क तो खैर वो लेने नहीं जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले सकते हैं। आजकल स्मार्ट वॉचेस का बहुत ट्रेंड है, तो स्मार्ट वॉच लेने जाएंगे तो उसमें CRS मार्क हमारा होता है। तो ISI मार्क है तो उसमें वो सिर्फ देखिए कि उसमें एक ऊपर IS नंबर है कि नहीं, तो वो हर उत्पाद के अलग अलग होता है, वो मानक के हिसाब से तय होता है। तो जैसे प्लाईवुड है तो वो 303 लगा होगा, लेकिन पानी की बोतल है तो 14543 लगा होगा। तो हर मानक अलग अलग होता है, पर उसको इस चीज पे ध्यान ना देके सिर्फ उसके नीचे एक CML नंबर है, सर्टिफिकेशन मार्क्स लाइसेंस नंबर। उस लाइसेंस नंबर को उस ऐप में अगर वो डालेंगे तो तुरंत उसका सारा कह सकते हैं हिस्ट्री ऑफ द लाइसेंस उसमें आ जाएगा कि वैधानिक लाइसेंस है कि नहीं है, किस चीज के लिए लाइसेंस दिया गया था और अभी ये ऑपरेटिव स्टेट में है कि नहीं। अगर वो एक्सपायर्ड लाइसेंस है या सस्पेंडेड लाइसेंस है तो उस उत्पाद को नहीं लेना चाहिए। और इनफैक्ट वहीं पर एक ऑप्शन भी है कि वो कंप्लेंट भी रेज कर सकते हैं। तो ये कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन स्कीम में R नंबर होता है। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में आप देखेंगे कि एक 8 की आकृति बनी होती है, नीचे R नंबर लिखा होता है। तो उस R नंबर की जो अंक है उसको हमारे ऐप के माध्यम से वेरीफाई R नंबर में डालेंगे तो आपको उस पूरी डिटेल आ जाती है कि किसने बनाया था, क्या ये ऑपरेटिव लाइसेंस है और इसमें क्या ये वैरायटी शामिल है कि तो ये वैधानिकता चेक करने के बाद तो मुझे लगता है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए परचेज डिसीजन लेने में। तो ये सबसे आसान काम है ऐप के माध्यम से चेक करना। तो ये जो आप जागरूकता की बातें कर रहा हो, टाबरा ने भी जागरूक कर रहा हो, आबा वाली पीढ़ी ने भी कर रहा हो, तो बच्चा कतों हिस्सो ले रहा है, अभी का कई फीडबैक आ रहा है कि वह वास्तव में जागरूक हो रहा है? अभी हम लोगों ने जो ये 2 साल से हम ये मुहिम चला रहे हैं तो जागरूकता का लेवल इतना है कि अभी हाल ही में हमारा विश्व मानक दिवस भी मना था अक्टूबर में। तो हमको जो फीडबैक मानक क्लब के मेंटर्स भी आके देते हैं, क्योंकि हमने वहीं के टीचर्स को मेंटर बनाया। तो जैसे चूरू के गांव का एक स्टोरी उन्हें सुनाया था कि वहाँ पर अब जितनी भी दुकानें हैं वहाँ जाके सबसे पहले वो पूछते हैं कि क्या आपके पास BIS सर्टिफाइड सामान अवेलेबल है, नहीं है तो हम नहीं लेंगे। तो बोले कि जो पहले वहाँ पर मिसयूज करते थे लोग या BIS सर्टिफाइड सामान नहीं रखते थे,
तो बच्चों के माध्यम से वो चेंज आया है, सोसाइटल चेंज आप इसे कहेंगे कि सामाजिक बदलाव जो एक आया है कि अब घर पे कुछ भी आता है तो सबसे पहले बच्चा चेक करता है कि पापा आप ISI मार्क हेलमेट लाए थे कि नहीं लाए और क्यों नहीं लाए, और आप ये घटिया क्वालिटी का हेलमेट क्यों इस्तेमाल कर रहे हो। क्योंकि बच्चे इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, बच्चों में एक जागरूकता इस बारे में आ गई और वो तो बहुत ज़रूरी भी है। बहुत सही आपने उत्तम जानकारी दी। कनिका जी, आप जब गांव में गई हैं, जैसा आपने पहले बताया, तो गांव में जाते ही एक काम तो सबसे पहले होता है कि आइए बैठिए, खाइए और पीजिए, राबड़ी खाइए या कुछ और चीज़ें। लेकिन इस खाने पीने के बाद क्या गांव की महिलाओं ने ये जो आपका जागरूकता अभियान है इसको सीखने में रुचि दिखाई? गांव के जो पुरुष होते हैं जो ज़्यादातर खेती बाड़ी में या गांव से संबंधित कार्यों में संलग्न होते हैं, क्या उन्होंने इस चीज़ को सीखने में रुचि दिखाई? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे बहुत सारा जो BIS का जो कार्य है वो किसानों से संबंधित भी है। तो किसानों के संबंधित हमारे एग्रीकल्चर के बहुत सारे मानक हैं कि खेतों में किस तरह से आपको पाइप का सप्लाई, मतलब पाइप का पानी कैसे पहुंचाना चाहिए, किस तरह के उसमें खाद डालनी चाहिए, अगर आपको खेत तैयार करना है तो किस तरह से आपको किस समय पे बुवाई करनी चाहिए। तो बहुत तरह के गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स भी हैं और प्रोडक्ट स्टैंडर्ड भी हैं। जल जीवन मिशन में भी बहुत सारे जो पाइप लगे थे और जो दूसरे पंप सेट लगे थे, कुएं में भी आप मान लीजिए PVC के पाइप जो लगे थे और भी जो चीजें यूज हुई थी वो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सर्टिफाइड थी। अच्छा। तो ये जो इम्पैक्ट है, इसके बाद जो हमने ग्राम पंचायत लेवल पे जो देखा कि लोगों का जो फीडबैक आता है तो उनको ये लगता है कि आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास, हम और भी जानकारी लेना चाहते हैं। तो कई जगह पे तो हमें ये भी डिमांड आई थी कि आप और भी प्रोग्राम्स करिए, अब हम और लोगों को भी जागरूक करना चाहते हैं। तो हमने प्रयास ये किया कि लोकल भाषा में हम लोग इन लोगों से बात करें और मानकों को सरल करके हम इनको एकदम जो इनके पते की बातें हैं जो इनके एकदम तुरंत काम आएंगी उसी पे हम फोकस करें। जी जी जी। तो एक ही साथ जो आप महिला की बातें भी जान लिया, टाबरा की बातें, पर जो छोटा छोटा टाबर है प्रणय भाई साहब, बाकी लिए भी जाना कि भाई जो वह खेल खिलौना खेल रहा है वह सही है को नहीं, और वह कहीं देख लिया हुआ कि वह टाबरा के सुरक्षित रखे है, सही रखे, क्योंकि छोटा टाबरा को तो काम ही है कोई चीज हाथ में आई नहीं का मुंडा में अब बताओ तो बाकी खातिर तुम्हारे हिसाब से शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, तो कनिका जी बहुत अच्छा उत्तर इसका दे सकती हैं। बताओ कि बाकी खातिर सबसे ज्यादा शुद्धता जरूरी है, तो वह कहीं लेवा खिलौना खटे जार लेवा। बिल्कुल, खिलौना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं मानक, हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं एक चीज़ है जो छोटे जो आपने कहा टाबरों को एकदम तुरंत ही इफेक्ट कर देता है। खिलौनों पे लेके एक बहुत बड़ा हमारा क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जिसके माध्यम से इसको मैंडेटरी कर दिया गया कि जो भी खिलौना जिस देश में निर्मित होगा या विक्रय होगा उसमें BIS का सर्टिफिकेशन या ISI मार्क ज़रूरी है। तो जितने भी खिलौने हैं आप देखते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसमें क्या तरह का प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है, किस तरह के कलर से उसके ब्राइट जो सुंदर से उसके कलर बना देते हैं, कोई पिंक कर देते हैं, कोई ग्रीन कर देते हैं। तो आखिर वो जो कलर उसमें डाले गए, क्योंकि वैसे तो प्लास्टिक सफ़ेद रंग का होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसमें वो कलर डाल के वो करते हैं, तो क्या वो घटिया क्वालिटी का तो नहीं? क्योंकि आप देखेंगे जब बोल भी रही थी आप कि वो मुंह में डालेंगे तो वो क्या, और आजकल आप देखते हैं कि कई तरह की बीमारियां इसी वजह से आती हैं कि आप घटिया क्वालिटी का प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं जी। या फिर कई बार चोट लगने का खतरा भी होता है। हाँ, उसमें कुछ चुभ जाता है, या फिर अगर बैटरी से चलने वाला कोई खिलौना है उसमें करंट लग जाता है। हाँ, या फिर ओवरऑल गुणवत्ता की खिलौना लाए और वो कुछ ही दिन में खराब हो गया बिना उसको कुछ यूज करे हुए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक मानक को, जो हमारे खिलौनों के मानक है इलेक्ट्रिक टॉयज़ का और नॉन इलेक्ट्रिक टॉयज़ का, दोनों ही तरह के खिलौने जो बिजली से चलने वाले और जो बिना बिजली के चलने वाले, उस पर मानकीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो भी खिलौने आप खरीदें वो BIS द्वारा प्रमाणित खिलौने जिस पे ISI मार्क लगा हो। ISI मार्क को भी आप BIS केयर ऐप्स के माध्यम से जांच सकती हैं और तभी उसको खरीदें कि ये खिलौना प्रमाणित खिलौना है, तब आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और बच्चों को आप आराम से उन खिलौनों से खेलने दे सकती हैं। इसका एक बहुत ही गहन मानक तैयार किया गया जिसमें हर लेवल पे टेस्टिंग की जाती है कि ये जो खिलौना है ये बच्चे को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जी 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 जी। तो ऐसा सब चीजें देख रहा अपन टाबरा की खातिर फिर खिलौना खरीदना। अब जो भी आप खरीदारी करो, चाहे बच्चों के लिए चाहे शादी में गहनों के लिए, अब आप देख के खरीदना। और मैं तो यहाँ सोच रही हूँ क्यों ना एक बार कदे बाजार जाऊँ तो कनिका जी के साथ चली जाऊँ, तो और ज्यादा चीजा काम में लेवो सीख जा, क्योंकि ऐप किया काम में लेनो है, दुकानदार से किया बात करनी है, तो वह भी चीजें थोड़ी जरूरी है कि 12 कक्षा यदि तो सीख से क्यों। तो कनिका जी, पूनम जी के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने गांव में जाके उन गांव वालों के लिए समय निकाला? जो हम तो यहाँ पर शहर में 8 घंटे की कार्यशाला में बैठ जाते हैं सुबह तो शाम तक, के गांव वाले नहीं बैठते, उनके अपने भी काम होते हैं। तो गांव वालों
के पास जब आप जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, कुछ सिखाने के लिए जा रहे हैं, तो आप और आपकी टीम जब जाते हैं तो क्या पूरे 8 घंटे या पूरे सुबह से शाम तक बैठ देते हैं, या फिर वहाँ का जो नाच गाना है, रीति रिवाज है या जो उत्सव है, उनको भी शामिल करते हैं अपने काम में? देखिए, मैं मानती हूँ कि सबके लिए समय निकालना ज़रूरी है कि इस तरह की चीज़ जाने, लेकिन हाँ, गांव वालों के पास बहुत तरह के और भी चीज़ें होती हैं जो उनको करना होता है। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हमने पहली कार्यशाला एक ग्राम पंचायत स्तर पे हमने करी, ब्लॉक लेवल की हमारी कार्यशालाएं थी, तो वहाँ करी, तो शुरुआत में थोड़ा सा हमें लगा कि मोटिवेशन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब लोग जुटना शुरू हुए तब तो बहुत ही अच्छा एक उसका रिस्पांस मिला। और गांव वालों ने बाकायदा कहा कि हमको बहुत सारी जानकारी इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं थी। ऐप के माध्यम से आपने बहुत ही आसान कर दिया है हमारे लिए जानकारी लेना, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग डिपेंडेंट थे दूसरे लोगों के ऊपर, हम लोगों को मतलब जानकारी के लिए जाना पड़ता था किसी भी चीज़ के बारे में। तो अब तो मेरे लिए भी बहुत आसान है, जो भी मैं चीज़ें इस्तेमाल करता हूँ, और उनके आसपास कई तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि देखिए बिजली के तार हर कोई इस्तेमाल करता है, मोबाइल फ़ोन हर कोई इस्तेमाल करता है, जो पानी को सप्लाई करने वाले पाइप हैं या स्प्रिंकलर लगे हुए हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं। तो अब उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, और क्योंकि हमारा ऐप देश की 32 भाषाओं में अवेलेबल है, तो आप अपनी खुद की भाषा में इस ऐप को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पूरी तरह से वैधानिकता चेक कर सकते हैं कि जो भी उत्पाद आपने लिया है वो सही गुणवत्ता का है कि। तो कनिका जी, सबके खातर टेम काट रहा हो, सब ने शुद्धता गुणवत्ता समझा रहे हो, खुद की खातर टेम कद काटो है? खुद के लिए तो टाइम कम ही मिलता है, लेकिन हाँ कुछ शौक अपने पूरे कर लेती हूँ जो भी समय मिलता है। जैसे सैटरडे संडे का समय रहता है, रविवार शनिवार में थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट हाँ। तो वह शौक की जो बात है वह कटे से शुरू हुआ है, कोई कई चीज़ है, कोई नाच है, गानो है, कविता है, कि खानो बनावा, हाँ क्या शुरुआत हुआ है? शौक में तो थोड़ा बहुत लिखने का शौक है, थोड़ा म्यूजिक सुनने का शौक है, इसी तरह के शौक हैं। थोड़ा पढ़ लेती हूँ किताबें वगैरह, ये पढ़ ली। हमें पता चला है कि आपने क्रिकेट भी खेला है। हाँ, मैंने राष्ट्रीय स्तर तक जाके टेनिस बॉल क्रिकेट में खेला था जब मैं स्कूल में थी, तब 12th क्लास में। हाँ, तो वो दौर कैसा था? क्रिकेट की तरफ क्यों रुझान रहा? शुरुआत से ही क्रिकेट की तरफ रुझान रहा, ऑल्दो मैं जानती हूँ कि लड़कियों में इस तरह का रुझान कम रहता है, लेकिन समहाउ हमारा, मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर एक अच्छा माहौल था स्पोर्ट्स का। तो क्रिकेट के अलावा मैंने बहुत तरह के और भी गेम्स वहाँ पर खेले, थ्रो बॉल था, हैंडबॉल था, इस तरह के बहुत सारे और भी गेम्स मैंने खेले। तो उसमें एक मौका मिला था मुझे क्रिकेट में मेरे स्टेट को रिप्रेजेंट करने का। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ बेसिकली, मेरे पेरेंट्स भी वहीं पर हैं, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्तर पर गई थी और हमने वो टूर्नामेंट जीता भी था। जी। तो आज जो लड़कियाँ क्रिकेट में आना चाहती हैं, हमारी तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी है, तो जो लड़कियाँ क्रिकेट में आना चाहती हैं, कभी आपसे संपर्क होता है तो आप उनके संग जाके क्रिकेट एंजॉय करती हैं? अब तो खैर कम हो गया, क्योंकि कार्यालयीन इतनी व्यस्तता रहने लग गई कि टाइम नहीं रहता। लेकिन हाँ, अभी भी देखना एंजॉय करती हूँ। मेरे इंसिडेंटली मेरे हस्बैंड को भी क्रिकेट देखने का बहुत ही शौक है। तो हमारे घर में जब क्रिकेट चलता है तो कोई ऐसी लड़ाई नहीं होती कि अरे सीरियल देखना है या कुछ देखना है। हम दोनों ही एंजॉय करते हैं और डिस्कस भी कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है जो मेरे बाद में भी काम आई। जी। और जो शौक की बात आप करें, लिखवा को शौक है अभी को? हाँ, लिखने का भी शौक है, कम कर पाती हूँ, लेकिन हाँ जहाँ भी मुझे मौका मिलता है वो जरूर मैं कुछ अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का प्रयास करती रहती हूँ। तो क्यों आपने भी सुना सीखा? हाँ बिल्कुल सुनेंगे ना। होता क्या है पूनम जी, हर इंसान समाज के लिए काम कर रहा है, अपने घर के लिए काम कर रहा है, लेकिन खुद के लिए जीना हर इंसान भूल जाता है। एक वो कहते हैं ना अंग्रेजी में मी टाइम जो होता है, वो अक्सर मिसिंग रहता है। आपने सही किया भाई साहब, ता दिन में वो चीज कौन जानती। हमारे एक हमारी भाणजी आईडी जी का मुंडा हूँ मैं सुनियो, मैं भी ने क्यों, अरे भाई क्या करती फिर रही है, थोड़ी बात तो सुन ले। अरे मौसी जा, अभी मेरा मी टाइम चल रहा है, अभी मुझे मत डिस्टर्ब करो। जब मैंने ठा पड़े भाई, आजकल एक नई चीज चल रही है मी टाइम चीज, वास्तव में जरूरी भी है कि जब जी रहा हो, सारे दिन थे काम कर रहा हो, तो जिंदगी में दिन में थोड़ो घणो टाइम तो आपकी खातर भी काटना, जी में आप बस अपने आप का बारे में सोचा, खुद की शांति, खुद का सुख मौज, सब चीज़ों का बारे में सोचा। तो आपने जैसे कहा था ना, कनिका ने जो लिखा है वो भी हम सुनेंगे, एक गाना भी सुनेंगे। लेकिन कनिका जी, आपने जो इस मुहिम को जारी रखा है, इस मुहिम को जारी रखते हुए आपने एक मानक क्लब की स्थापना की, वो किस तरह का काम है और ये क्लब कैसे आपके जहन में आया कि इसके द्वारा कुछ बताया जा सकता है, जागरूकता जगाई जा सकती है लोगों में? देखिए, ये इनिशिएटिव तो हमारे BIS हेडक्वार्टर का है। हमारे महानिदेशक महोदय जो हैं वो मानक के संवर्धन के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और उन्हीं का इनिशिएटिव था। लेकिन इसको राजस्थान में एक मुहिम की तरह हमने लिया। इस मुहिम में सबसे पहले हमने राजस्थान शिक्षा परिषद को जोड़ा और कोशिश की कि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए, क्योंकि देखिए छोटी छोटी जगह पे इनिशिएटिव लेने का
कोई फायदा नहीं होता जब लंबे स्तर पे आपको किसी मुहिम को जारी रखना होता है। तो ये यूनिक चीज़ है जो सिर्फ राजस्थान में हुई कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के साथ मिलकर हमने इस मुहिम को छेड़ा। 2 सालों से जो इनका जो अकादमिक कैलेंडर है उसमें भारतीय मानक ब्यूरो का मानक क्लब मेंशन किया जा रहा है, जिससे जो स्कूल्स हमारे हैं, और आज की डेट में 571 स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं अक्रॉस राजस्थान जहां पर ये मानक क्लब संचालित किए जा रहे हैं। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के माध्यम से हमें एक दृढ़ता मिली इस मुहिम में, और हमने प्रयास किया। अभी हाल ही में अगर मैं आपको अपने अचीवमेंट की बात करूं, नवंबर मंथ में, क्योंकि एक एक्सपोजर विजिट भी हम लोग बच्चों को कराते हैं जहां पर उनको साइंस से संबंधित कार्य कराते हैं, या किसी फैक्ट्री में ले जाके मानकीकृत सामान कैसे बन रहा है, उसकी कैसे टेस्टिंग होती है ये दिखाते हैं, या किसी लेबोरेटरी में ले जाते हैं उनको दिखाने के लिए कि कैसे मानकों का एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो नवंबर माह में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के सहयोग से, जिसमें बीड़ा तो भारतीय मानक ब्यूरो ने उठाया था, हमने 84 ऐसी विजिट्स करी हैं अक्रॉस राजस्थान 11 जिलों में, जिसमें 2100 से ज़्यादा छात्रों को हम लोग ले जाके अलग अलग जगह पे मानकों के बारे में हम बता रहे हैं। तो ये हमारा जो एक कार्य है जो 2 सालों से हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग कई तरह से जागरूकता फैलाते हैं, जिसमें हम लोग न केवल मानकों पे इनके क्विज कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, इनको मानक लेखन भी करवाते हैं कि आप खुद सोचिए, तो इससे कह सकते हैं क्रिएटिवनेस डेवलप होती है। जी। कि अगर मैं बात करूं कि हेलमेट के मानक में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीजें होंगी, तो जब छात्र लिखते हैं तो इतने अच्छे अच्छे उसके निकल के आती हैं चीजें कि वो क्या क्या क्रिएटिव है, कि वो चाहेंगे कि उसमें ईयरफोन भी हो जाए, उसमें कि एसी भी लग जाए, इस तरह की यूनिक सी चीजें आती हैं। तो साइंस की तरफ उनकी क्रिएटिविटी बहुत उसमें झलक के आती है। इसके अलावा बहुत तरह की पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, या फिर मानकों के हिसाब से कोई नाट्य, हम लोग उनको नुक्कड़ नाटक भी तैयार करवाते हैं। और अभी हाल में तो हमारे एक बहुत ही ग्रामीण स्कूल है, बांसको का स्कूल, उसके बच्चों ने हमारे 14 अक्टूबर के मुख्य प्रोग्राम में बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी किया था। उसमें उन्हें ना केवल हॉलमार्किंग की बात करी थी, बल्कि हेलमेट का एक मानक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा मानक है। और आप जानते ही होंगे कि मैंडेटरी भी है और सड़क सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो उस पर एक बहुत अच्छा नुक्कड़ नाटक उन्होंने प्रदर्शित किया था। और आपको मैं ये भी बता दूं कि उनकी जो आवाज़ भी इस तरह की थी कि उनको माइक की जरूरत नहीं पड़ी, और पूरा जो हॉल था जिसमें 300 से ज्यादा लोग बैठे थे पूरा गुंजायमान था, क्योंकि वो जो जोश था और जो मानकों का सहारा था उसके माध्यम से वो पूरे हॉल को एक तरह से चमत्कृत ही करके गए। इसका मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि जो लुगाया का जो गहना है वो तो बाहरी गहना है, लेकिन जो वास्तव में असली गहनों है, जी हेलमेट है, तो वो आपने जिंदगी को असली गहनों है, क्योंकि वो अपनी जिंदगी ने संवार रही है। जो आभूषण में पहन रहे हैं तो आज है, आज सुंदर दिख गया, काल को नहीं, पण भाई साहब जीवित रेशियो, सुखी रेशियो, जद आगे जिंदगी चालसी ना, तो हेलमेट असली गहनो है आपनो। तो शादी में भी जब भी जाएं, कितना भी आपने भेष पहना हुआ हो, कितनी भी पोशाक पहनी हो, हेलमेट लगाना ना भूलें, क्योंकि सड़क सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कि आप अपनी जान जब तक बचा पाएंगे तभी तक आप अपनी जो ज्वेलरी है या फिर अपनी पोशाक है उसको प्रदर्शित कर पाएंगे। तो असली गहनों जरूर पहने जानो। बिल्कुल, जितनी भी आपने जानकारी दी अभी, इसका मतलब ये है कि विज्ञान और मानक में आपसी संबंध तो है। बिल्कुल, बहुत ही गूढ़ संबंध है। और हमारा एक और भी इनिशिएटिव है, लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड्स। साइंस जो आप पढ़ते हैं, जो 9वीं से 12वीं के शिक्षक पढ़ाते हैं बच्चों को, उससे मानकों को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो जैसे सीमेंट का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मानक है, तो सीमेंट प्रोडक्शन में कौन कौन से साइंस के प्रिंसिपल जो बच्चा 9वीं से 12वीं तक पढ़ रहा है वो जुड़े हुए हैं, और उसके बारे में भी उनको बताया जाता है। तो बहुत सारा वस्तुपरक ज्ञान आ जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज आप कह सकते हैं। अदरवाइज आप सीमेंट को देखते हैं, आप नहीं रिलेट कर पाते कि आपने कुछ ऐसा पढ़ा था अपने क्लास में। तो हम अब उन दोनों को कनेक्ट करें, हम उनको पहले साइंस में जो वो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं उसके बारे में कौन से मानक से संबंधित हैं वो बता रहे हैं। फिर हम उनको कई बार सीमेंट प्लांट में ले जाके प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं कि लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है, कैसे उसको चूरा करके लाते हैं, फिर भट्टी में कैसे तपाते हैं, और फिर फाइनली सीमेंट बनता है तो उसमें किस किस तरह की टेस्टिंग करते हैं। तो पूरी तरह से एक ज्ञान उनको दिया जा रहा है कि हर मानक के बारे में। और हर जिले में हमारे इस तरह के मानक क्लब हैं, और प्रयास ये किया जा रहा है कि वहाँ पर जो शिक्षक हैं उन्हीं को हम मेंटर शिक्षक की तरफ देखते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं और उनको बताते हैं मानकों के बारे में। इनफैक्ट हमारा तो इतना अच्छा फीडबैक मेंटर शिक्षक देते हैं कि वो डिस्पाइट कि वो शिक्षक हैं लेकिन बहुत सारी जगह पे उनको लगता है कि उनको भी थोड़ा ज्ञान अधूरा था, तो उस पर्टिकुलर हमारी जो मेंटर ट्रेनिंग है उसके माध्यम से वो भी बहुत सारा ज्ञान लेके जाते हैं। जी कनिका जी, कई बार क्या होता है कि घर में बच्चा कुछ अगर गलत हरकत करता है, कुछ करता है तो उसको पाबंद किया जाता है, फिर दोबारा करता है तो फिर पाबंद करते हैं, और तीसरी चौथी बार में उसको बोलते हैं कि नहीं आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको एक वादा करना पड़ेगा, ये ऐसे बोलो, इस तरह से करो। तो इसी चीज़ के चलते क्या आपने भी कुछ ऐसा शपथ
का कुछ आपने कार्य करवाया? जैसे कई बातों में हम शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूं कि ऐसा ही होगा, इस तरह से करेंगे। क्या भारतीय मानक ब्यूरो का भी कुछ शपथ ग्रहण है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, हम लोग कहीं भी कोई भी चीज़ करते हैं, चाहे हम राष्ट्र सेवा की शपथ लेते हैं, हाँ। और भी इस तरह की डिफरेंट टाइप की शपथ लेते हैं हम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में तो विजिलेंस अवेयरनेस की भी हमारी शपथ होती है। तो पिछले साल हम लोगों ने 10 मिलियन छात्रों को टच किया था, जो सारे राजस्थान के स्कूल्स में थे, जिनकी मॉर्निंग असेंबली में विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने गुणवत्ता की शपथ दिलाई थी। और वो इंसिडेंटली मेरे द्वारा ही रचित थी। और अच्छा। अब ये भारत भर में इस तरह की शपथ जो भी भारतीय मानक ब्यूरो का प्रोग्राम होता है उसमें ली जाती है। इस साल 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हमने जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें जो 15 अगस्त का झंडा रोहण समारोह होता है, उसमें ये शपथ दिलवाई कि हम लोग जो भी उत्पाद लेंगे, हम गुणवत्तापूर्ण उत्पाद लेंगे। हम अपने को तो जागृत करेंगे मानकों के बारे में, अपने साथियों को भी जागृत करेंगे। तो एक तरह से कड़ी जुड़ के हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सामाजिक बदलाव आए और लोग खुद ही जागृत हो जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि एक जागरूक जो ग्राहक होता है उससे अच्छा गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को बढ़ाने वाला कोई नहीं हो। जी जी, सामाजिक बदलाव की बात कर रहे हैं। ग्राहक जागरूक रेवल हो तो उत्पाद बनावाला का उत्पाद बिका ही कोनला तो वह मत ही बंद हो जाना है जो नकली उत्पाद बनसी। तो सबसे जरूरी है, सबसे पहला काम है ग्राहक मतलब आप खुद जागरूक रहें तो आगे की सीढ़ी अपने आप साफ हो जाए। बिल्कुल सही बात। और जैसे कनिका जी बता रही हैं कि सामाजिक बदलाव आया है, तो आपको लगता है कि सामाजिक बदलाव आया है, किस स्तर तक ये बदलाव आया है? देखिए, अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जिस तरह का एक पैमाना होता है कंप्लेंट्स देखने का, तो अब मैं देखती हूँ कि हॉलमार्किंग को लेके हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाने और खुद चेक करें। तो हमारे पास बहुत तरह की कंप्लेंट्स अब आने लगी जो पहले कम आती थी। पहले लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं था। और अब हमारा जो हॉलमार्किंग का जो नया हमारा जो तरीका है HUID नंबर वाला, जो पिछले 2 साल से हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उससे ग्राहक को बहुत ही आसानी से BIS केयर ऐप के माध्यम से पता चल जाता है कि जो जेवरात उन्होंने लिया है वो सही भी है कि नहीं है। और वहीं पर ही उसी ऐप के माध्यम से कंप्लेन भी वो रेज कर सकता है। अच्छा। तो आसानी भी कर दी, जागरूकता भी कर दी। तो हम देखते हैं कि कंप्लेन्स का नंबर भी उस हिसाब से लोग जहां भी उनको संशय होता है वो एक कंप्लेन दर्ज कराते हैं। और हमारा जो कंप्लेन्स हैंडलिंग मैकेनिज्म भी है वो भी ऐसा है कि 90 दिनों के अंदर आपको कंप्लेन्स का रिड्रेसल मिलता है। ये जो आपने कंप्लेन की बात की, जैसे शुरुआत में पूनम जी ने कहा कि सही है या गलत है, इसकी शिकायत भी हम कर सकते हैं। अब पूनम जी गई बाजार, उन्होंने को सामान ले लिया, सामान सही नहीं आया, इन्होंने शिकायत दर्ज करा दी, आपकी ऐप पे शिकायत दर्ज होगी। अब शिकायत दर्ज होने के बाद अगर इनका पैसा, सही जो पैसा है वो गलत जगह चला गया, क्या वो दुकानदार वापस करेगा अगर शिकायत आपके पास पहुंची है? तो देखिए, अगर मेरे पास शिकायत पहुंची है तो दुकानदार अगर से उन्होंने लिया है, बिल के साथ लिया है, तो हम सबसे पहले जाके पूनम जी के पास जाएंगे और देखेंगे कि जो उत्पाद उन्होंने लिया है तो वो सही भी है कि नहीं है। उसको एक ऑथेंटिकेशन करता है। कई बार हमें गलत शिकायत भी आती है। अच्छा। तो सबसे पहले और इनको कहीं नहीं जाना है, हमारे अफसर ही जाते हैं इनके यहाँ पर चेक करने के लिए कि जो उत्पाद उन्होंने लिया है वो किस तरह का उत्पाद है, क्या उसके साथ परचेज का उसका प्रूफ है, बिल है कि नहीं है। उसको एक इनिशियल उसका वेरिफिकेशन करने के बाद हम उस उत्पाद का सैंपल अगर अवेलेबल होता है तो सैंपल भी इनसे ले लेते हैं जी। फिर उसकी हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। टेस्टिंग के रिजल्ट आने पे अगर हमको लगता है कि उत्पाद फेल हो गया है, हम निर्माता के पास भी जाते हैं जिसने उसे मैन्युफैक्चर किया है जी। अगर उस निर्माता के हमें लगता है कि निर्माता का जो तंत्र है उसमें कुछ इशू है, सबसे पहले उस तंत्र को सही किया जाता है। सैंपल फेल होते ही उसको स्टॉप मार्किंग कर दी जाती है। अच्छा। सस्पेंशन ऑफ मार्किंग कर दी थी। तो वो बिना इस पर्टिकुलर चीज को सही करे आगे उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता। एक बार उसकी जब सारी चीजें वो सही कर लेता है तो फिर हम दोबारा उसको जाके विजिट करते हैं, देखते हैं कि अब सही उत्पाद बना पा रहा है कि नहीं। इनको इनके उत्पाद का पूरा रिप्लेसमेंट मिल जाता है और निर्माता को जैसा आप कहते हैं पाबंद कर दिया जाता है कि वो इस तरह की चीज दोबारा ना करे। तो प्रणव भाई साहब, मैं तो संतुष्ट होगी सगली बातें जान, पर मैंने यहाँ लाग रही हो आज तो थे तो था कि गाड़ी कमाई को पीछो खटे जाबा ही कौन दियो। बिल्कुल। मैं इतनी देर की कह रही हूँ कि कनिका जी जो एक कविता कोई लिखा है बात सुन लिया पर ए तो सगली बातें जान ले सी कि आपको तो एक पीसो भी खटीने अठीने को बटीने नहीं हो जावे। पूनम जी मेरे नहीं, आपके पैसे की सुरक्षा कर रहा हूं। है पर मैंने भी सुननी भी है कनिका जी जो कविता लिखी है, जो और चीजें लिखा बा भी सुननी है मैंने। अब पूनम जी शिकायत इनकी ज्यादा होगी, आप कविता सुना दीजिए। अब मैं बस सुनवा चाहूँगा जो आप कुछ लिखो किया शुरुआत में लिखवा की कला है तो वो आप कहीं लिखा जिससे हो सके कि वहाँ के दर्शक भी जागरूक हो। हाँ बिल्कुल, मैं प्रयास तो ये करती हूँ कि दूसरों को भी मोटिवेट करूँ, जो मैंने बताया कि मानक क्लब के माध्यम से और दूसरे माध्यम से हम लोग करते रहते हैं। लेकिन ये जो कविता थी जब मैं अपना खुद की तैयारी कर रही थी सरकारी सेवा के लिए, तब मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी। अच्छा। तो कुछ लाइन्स बहुत ज्यादा लंबी तो नहीं है पर कुछ लाइन्स मैं जरूर बोलूंगी। नहीं बिल्कुल बोलिए। तो कविता का शीर्षक है जो हार गया सो हार गया।
जो हार गया सो हार गया, पर क्या वो पल बेकार गया। अंधकार से घिरा हुआ पर दिए में बाती है, प्रतिपल स्व से जूझना यही समय की थाती है। क्या मेरा प्रतिकार गया। जी। जो हार गया सो हार गया, पर क्या वो पल बेकार गया। श्वेत श्याम से अलग जीवन में कई रंग भी हैं, ऊंची मीनारें ही नहीं कुछ झरोखे तंग भी हैं। क्या मेरा आधार गया। जो हार गया सो हार गया, पर क्या वो पल बेकार गया। जूझा जब स्व से जीता हूं जग से, आज खड़ा हूं अपनी कर्मठता के रज पर। क्या मेरा संसार गया। जो हार गया सो हार गया, पर क्या वो पल बेकार गया। वाह वाह वाह। अब हमारी शिकायत दूर होगी। अब थे था कि शिकायत पूछ सको हो कि था कि कहीं शिकायत है, क्योंकि जो मैडम किया कि हार गया सो हार गया, पर आपने हार नहीं माननी है। आगे आपनो जो आप सामान खरीद रहे हैं सही है गलत है भी की पूरी जांच करानी है। यहाँ कोने के मन में आगी तो सोच लिया कि भाई ठीक है अब की बार हो गया, अगली बार ध्यान रख से। आप सही कह रही हैं, क्योंकि देखिए अगर आपने गलत सामान गलती से ले भी लिया है जी, तो हमारे पास निवारण तंत्र भी हैं। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैंने एक सामान गलत खरीदा तो जो हार गया सो हार गया, पर वो पल बेकार नहीं जाएगा। जी जी। तो मतलब वो चीज आपके लिए एक कह सकते हैं एक लर्निंग या लेसन की तरह रहेगी कि अभी मैंने गलती कर दी, अगली बार मैं खुद भी नहीं करूंगा, जो शपथ की बात थी, और दूसरों को भी नहीं करने दूंगा। तो केवल जानकारी खुद ना लें, और भी लोगों को अपने दें, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, सबको दें। तो ये समस्या के निवारण की जो आप मुहिम चला रही हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं, ऐसे में अगर कोई ग्राहक बाजार जाता है, कुछ सामान खरीद के लाता है और किसी कारण से बिल लेके नहीं आता, अब उसके पास अगर गलत सामान आ जाए तो उसका क्या निवारण हो सकता है। देखिए गलत सामान अगर आपके पास आ गया, हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टिफिकेशन मार्क एक होता है। नहीं, अगर वो बिल भी लेके नहीं आया। हाँ, बिल नहीं लाया, पर अगर उसका ऑथेंटिसिटी हम प्रूव कर पा रहे हैं, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम कंप्लेनेंट के यहाँ भी जाते हैं, जो शिकायत करता है उसके यहाँ भी विजिट होती है। तो अगर मेरे जो लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कंप्लेन जो है वो सही है, जेन्युइन है, किसी वजह से बिल नहीं आया, जैसे कई बार होता है पानी की बोतल का तो बिल नहीं आएगा जी, या इस तरह की कोई छोटी चीज होती है वो कई बार नहीं भी आता, तो वो डिपेंड करता है हर शिकायत के हिसाब से कि अगर प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है तो किस तरह की शिकायत है, उसके बेसिस पे हम जज करते हैं कि बिना बिल के भी हम प्रोसेस करते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन। तो कई बार आपके डिपार्टमेंट का और जो विक्रेता है, जो बाजार में दुकान लेके बैठा है या शोरूम लेके बैठा है, उसके बीच में कुछ विरोध नहीं उत्पन्न हो जाता। बिल्कुल होता है विरोध, हर तरह का विरोध होता है। हम विक्रेताओं को भी सेंसिटाइज करते हैं, उनको भी बताते हैं, क्योंकि देखिए आजकल हर तरह का पर्सन कंज्यूमर है। विक्रेता ने किसी होलसेलर से लिया होगा, होलसेलर ने कहीं से इंपोर्ट किया होगा या किसी और बड़े मैन्युफैक्चरर से लिया होगा। तो कहने को तो विक्रेता भी कंज्यूमर हो गया, उसको नहीं था अभाव। जैसे दिवाली के समय एलईडी लाइट्स हैं, बहुत समय आपको ध्यान होगा कि ये चाइना से भी इंपोर्ट होती थी और भी दूसरे देशों से इंपोर्ट होती थी। कई बार कोई और भी देश स्टेट से इंपोर्ट किया जाता है, इसको लिया जाता है जी। तो उसमें विक्रेता के पास मान लीजिए भूलवश गलती से सामान आ गया, अब विक्रेता को कैसे पता चले कि वो जो सामान आया वो सही आया कि नहीं आई। तो हम एक ट्रेडर्स कनेक्ट करके एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी चलाते हैं। अच्छा। जिसमें विक्रेताओं को भी जानकारी देते हैं कि जो सामान आप लें वो सही देखें उसको, कि उसमें सारा उसमें रजिस्ट्रेशन मार्क है कि नहीं है, प्रॉपर तरीके का आपने उसमें ट्रेसिबिलिटी मेंटेन करी है कि नहीं करी, कि ये सामान ऑथेंटिक है, और जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसके माध्यम से वो चेक कर लेते हैं। जी, जी, वो भी BIS केयर ऐप उसमें एक बहुत महती भूमिका निभाता है, जिसमें आसानी से कोई भी चेक कर सकता है और देख सकता है कि वो जो सामान उसने भी लिया है एज अ ट्रेडर वो भी सही है कि नहीं। और जब आप कंज्यूमर की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर की शिकायत पे जब हम मैन्युफैक्चरर पे एक्शन लेते हैं तो थोड़ी सी ग्रीवेंस उनकी भी रहती है, लेकिन हमारा जो BIS का जो लाइसेंसिंग का जो तंत्र है उसमें ये बहुत ही क्लैरिटी है कि कंज्यूमर सुप्रीम है। अगर हमें लगता है कि कंप्लेंट जेन्युइन है तो कंज्यूमर को पूरी तरह से उसकी रिप्लेसमेंट मिलेगा उत्पाद का, और मैन्युफैक्चरर अगर उसमें कोई भी तरह से कोऑपरेट नहीं करता तो उनके लाइसेंस कैंसिल भी कर दिए जाते हैं। इसके साथ है ना, मैं यहाँ जानना चाहूँगा गाँव में जो लोग बाग वहाँ के छोटा छोटा काम शुरू करे है, कोई छोटा अचार पापड़ बनार बेचे है कोई, या कोई घर के सजावा की सामान बनार बेचे है, या कोई भी छोटा मोटा काम करे है, तो वह भी आपकी भी शुद्धता ने बतावो चाहे है कि लोगों ने कि मैं एकदम चीज़ शुद्ध बना रही हूँ, तो वो कोई मानक समझ वो चाहे कि मैंने मानक किया लगाऊं खटसू ले तो बी की कई प्रक्रिया हुआ है।
देखिए, जो आपने जिन उत्पादों के बारे में बात करी वो भारतीय मानक ब्यूरो के पर्व्यू में नहीं आते, क्योंकि फूड के बहुत सारे आइटम फूड सेफ्टी अथॉरिटी के पर्व्यू में आते हैं। उनको भी एक रजिस्ट्रेशन मार्क लेना पड़ता है, बट वो फूड सेफ्टी वाले ज्यादा बेहतर बता फूड सेफ्टी का ही नहीं चाहिए, और भी कोई भी चीज छोटी मोटी बना, खिलौना भी बनार बेचे है गाँव में, छोटा छोटा आप देख जो गुड़भेलिया बनार बेचे है, तो बन आगे का भी को स्तर बढ़ावो चाहे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि मानक के बारे में जाने। मैंने आपको बताया कि नो योर स्टैंडर्ड, अपना मानक जाने, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो BIS के ऐप में जाएं, अपने जो भी आप उत्पाद बना रहे हैं उसको वहाँ पर डाल दें, उसका नाम, जैसे खिलौना है तो खिलौना डालेंगे तो उसमें आपको मानक के बारे में आइडिया लग जाएगा। और हमारे जितने भी मानक हैं, जो भारतीय मानक है, वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो आप बस वहाँ पर रजिस्टर करा के उस मानक को डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ लें, उसके बारे में आप जो सारी जानकारी पा जाएंगे, तो आपको स्तर भी बढ़ा पाओगे, अपना स्तर बढ़ा पाएंगे। और बिल्कुल अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मानक मैंडेटरी हो, बहुत सारे मेजर हमारे मानक, अभी तो सिर्फ 720 मानक ही हमारे मैंडेटरी हैं, जबकि 2300 से ज्यादा मानक है जिन पे सर्टिफिकेशन चल रहा है अभी के हाल में, अभी के टाइम में। तो ऐसे मानक जो वॉलंटरी मानक हैं, वो आप तो खुद भी अपना चाह के सेल्फ सर्टिफिकेशन भी अपना कर सकते हैं कि हमारा इस मानक के हिसाब से है, और आप चाहें तो लाइसेंस भी हमारा ले सकते हैं। अच्छा, तो आप खुद के लिए तो बहुत तरह के गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो आप पढ़ के अपने प्रोडक्ट में सुधार कर सकते हैं। कनिका जी, जो आपका काम है वो बड़ा धीर गंभीर काम है, और उसमें कहीं पर भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आप गलतियां सुधारने में लगे हैं, तो आप गलती नहीं कर सकते। तो ऐसे में बड़ी धीर गंभीरता से अपने कार्यालय में काम करते हुए जब आप घर जाती हैं, तब भी क्या ऐसे ही माहौल रहता है या घर में कुछ और माहौल रहता है? घर में तो खैर जो घर परिवार के लोगों के साथ बात करते हैं, अपनी पसंद की चीजें करते हैं और आपस में चीजें शेयर करते हैं। धीर गंभीर माहौल तो दोनों जगह नहीं हो सकता, तो प्रयास ही रहता है कि घर को थोड़ा सा इससे अलग रखें। प्रयास तो यही करती हूँ, बाकी समय जितना मिलता है उसके हिसाब से रहता है। मतलब बिल्कुल मानक स्टैंडर्ड का हिसाब से कोनी चलो, बटे थोड़ा ऊंचो नीचो भी चल जाओ। मानक स्टैंडर्ड का तो बिल्कुल नहीं, ऊपर नीचे चल जाता है, क्योंकि हर जगह मानक एटलीस्ट पर्सनल लाइफ में फिर थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो ये जो ऊपर नीचे चलता है, इसमें क्या करना पसंद करते हैं? जैसे मैं बताऊं तो मुझे पिक्चर देखना बहुत पसंद है, कोई नई पिक्चर हो चाहे पुरानी पिक्चर हो। म्यूजिक का आपने पहले बताया, म्यूजिक मुझे भी सुनना पसंद है। इसके अलावा भी कुछ और बातें? मुझे घूमना बहुत पसंद है। अच्छा। तो मुझे लगता है नई जगह मैं जाऊं, एक्सप्लोर करूं, वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशन, नई जगह को डिस्कवर करूं। तो यही प्रयास रहता है कि साल में 2-3 बार इस तरह की ट्रिप्स जहाँ भी हो पाए, कई बार काम की वजह से हो पाते हैं, कई बार वैसे हो पाते हैं, तो इस तरह का प्रयास रहता है कि नई जगह पे जाके उसको डिस्कवर किया जाए, वहाँ की संस्कृति को, कला को, इस तरह से। बिल्कुल। वैसे पूनम जी, हम जब घूमते हैं ना, तो अकेले आप घूम के देखिए, किसी को साथ मत ले जाइए। वो घूमना आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाता है, कैसे चलना, कैसे जीना, कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे उठना, और अगले दिन को कैसे मैनेज करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब मैंने शुरुआत करी थी भारतीय मानक ब्यूरो में, तब हम लोगों के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के रोल होते थे। तब हम लोग अलग अलग फैक्ट्रीज में जाके इंस्पेक्शन करते थे कि उनका जो स्तर है वो मानकों के हिसाब से है या नहीं है। तो उस वजह से राजस्थान के बहुत इंटीरियर जिलों तक मैं गई, और मैंने देखा कि वहाँ पर किस तरह से, जो आप बात कर रहे हैं, गाँव में कैसे लोग करते हैं, वहाँ कैसे एक उद्यमी ने स्टार्ट करा, कैसे फैक्ट्री खोली, तो इस तरह की चीजें बहुत देखी। उसमें भी मुझे राजस्थान की संस्कृति को बहुत पास से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। जी 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 जी। कनिका जी, जब हम बहुत काम करते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो समाज भी है, और हमारा जो कार्यालय के जो महानिदेशक होता है या फिर जो विभाग होता है, वो आपको कहीं ना कहीं सराहता है, कहीं प्रशंसा करता है, कहीं ना कहीं आपको कोई अवार्ड मिलता है। आपको अपने जीवन में जब पहला अवार्ड आपके हाथ में आया, तब क्या आपके अंदर चल रहा था, कैसा लगा आपको? देखिए, शुरुआत तो मेरी बहुत पहले हुई थी, जब मुझे स्कूल स्तर पे जब नेशनल खेलने का मौका मिला और हमने नेशनल्स जीता भी, तब हम करा था। उसके अलावा स्पोर्ट्स में भी कई अवार्ड मिले हैं, लेखन में भी कई अवार्ड मिले हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से भी मुझे बैक टू बैक 2 बार अवार्ड दिए गए हैं। मेरी जो मानक क्लब मुहिम है और जो ग्राम पंचायत में सेंसिटाइजेशन किया, उसके लिए भी। तो बहुत एक अच्छा मौका होता है कि जब आपने जो निरंतर जो एफर्ट्स करे होते हैं, उसकी कोई सराहना करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरे अलावा भी कोई ऐसा होगा जो खुश नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही मेरे लिए सम्मान का और गर्व का विषय है कि मेरे एफर्ट्स को सराहा गया और देखा गया कि वो अवार्ड देने योग्य है। और वह वास्तव में सराहनीय हाँ भी, क्योंकि अठे जब आप बैठा कौन जतर आपा भी कौन जान रही है, एज हॉलमार्क है, एज
जो सगली चीज़ा हैं ए बठा तक पुगेड़ी है जटे कि मैं सोच ही कौन रख रही आज आप बताया कि गांव की वह लुगाया तक आप पुग्या, गांव का वह छोटा टाबरा तक आप पुग्या और वह वास्तव में बिना जिंदगी में काम में ले भी रहा है। बिल्कुल। तो वह चीज़ा भी आपा जब मैं आपके साथ अठे बैठा जब ही माने पतो पड़ो इस पहली में कौन जान रही है। अवेयरनेस की आप बात कर रहे थे ना, तो कंप्लेंट्स तो एक हमारा छोटा मैकेनिज्म है, इसके अलावा बड़ा मैकेनिज्म है कि अब हम जब गांव में जाते हैं तब हमको लगता है कि यहाँ पर अब ज़्यादा से ज़्यादा जो एस्टैब्लिश्ड जो उत्पाद हैं उसमें अब स्टैंडर्डाइजेशन आने लग गया है। जी, जी, तो लोग डिमांड करने लग गए हैं, तो हमारे पास अब लाइसेंसिंग भी बढ़ने लग गई है उस वजह से, क्योंकि लोगों की में जागरूकता आ गई। जागरूकता आने पे वो अच्छी चीज़ मांगने लग गए, जैसे आप कह भी रही थी कि जो मैन्युफैक्चरर्स है वो अच्छी चीज़ बनाने भी लगना, उनको लगता है कि उनके मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड है, तो वो अवेयरनेस भी उस तरह से बढ़ने से लाइसेंसिंग भी बढ़ती है लोगों की। लोग चाहते हैं कि अच्छी गुणवत्ता बनाए। और जो है ना कनिका जी बीच में बात बताया है कि आप यहाँ सोच रह जावा कि हमारा तो अब का काम तो कट गया, अगली बार की अगली बार देख तो भाई साहब जरूरी को नहीं है कि थे ही ठगी जाओ, वह सके कि जो दुकानदार है वो भी ठगेड़ो हुए। तो थाना जरूरी है कि भी दुकानदार ने जार एक बार बात तो करो कि भाई साहब थे मैंने आ चीज़ दिया तो देख जो एक बार मन लगा गलत तो कोनी आ गया, तो हो सके थाकाली जी वो भी पीड़ित ही हुए। जी जी कनिका जी, आजकल जितना भी मार्केटिंग होती है उसके हिसाब से एक उत्पाद बिकता है, तो अक्सर दिन के समय जब महिलाएं अक्सर घर पे रहती है तो डोर टू डोर मार्केटिंग का भी चलन है, तो समय बहुत कम रह गया है, तो चलते चलते ये बताइए कि डोर टू डोर मार्केटिंग में महिलाएं कैसे सावधान रहें, किसी गलत प्रोडक्ट को उसका हाथ में ना लें। देखिए मुझे तो लगता है अगर आप सिर्फ BI सर्टिफाइड मार्क उसमें देख लेंगे, ISI मार्क, हॉल मार्क या CRS मार्क, और उसे BIS केयर ऐप तो मैंडेटरी है, उसको अपने मोबाइल पे रख लीजिए, उसे तुरंत विद इन सेकेंड्स आप चेक कर सकती हैं कि जो चीज़ आपको मिली है वो वैधानिक है कि नहीं और उसकी मैन्युफैक्चरिंग सही जगह पे हुई है कि नहीं। वहाँ भी यही तरीका वो यही तरीका है, सबसे आसान तरीका, मैं भी यही इस्तेमाल करती हूँ। जी जी जी। तो जब भी मैं भी खरीदारी करने जाती हूँ तो मैं भी BIS केयर ऐप के तुरंत देख के कि ये वैधानिक है कि नहीं, और अगर वो आपको लगता है कि अनवैधानिक है, क्योंकि ये खरीदने से पहले की बात है, खरीदने की बात की नहीं, आप तो तुरंत चेक कर सकते हैं, वो तो लेबल पे ही लगा होगा उसमें BIS का ISI मार्क या CRS मार्क, तो आप चेक कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि सही वैधानिक है तो आप जरूर खरीदिए। और मैं ये भी नहीं कहती कि किसी ब्रांड का खरीदिए, आप किसी भी ब्रांड का खरीदिए अगर उसमें ऑथेंटिक ISI मार्क, हॉल मार्क या CRS मार्क हो। तो चलता चलता एक बार वहाँ का ग्राहक आना, कंज्यूमर आना, कई संदेश है, कई जागरूकता को संदेश है। देखिए मुझे लगता है कि वैधानिकता किसी भी मानक की तभी होती है जब कंज्यूमर्स उसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे मानक हैं जो आपके आसपास आपकी सुरक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि उसके बारे में आप भी अप्रिसिएशन डेवलप करें, उसके बारे में सराहना डेवलप करें। बहुत सारे मानक सुरक्षा और गुणवत्ता से संबंधित हैं जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान, सुगम और सरल बनाने की कोशिश करते हैं और सेफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो आपसे सिर्फ यही मेरा एक कह सकते हैं संदेश है कि जो भी उत्पाद आप खरीदें उसमें मानक चिन्ह ज़रूर जांच लें, BIS केयर ऐप को ज़रूर अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड कर लें और उसमें चेक करके ही आप किसी भी उत्पाद को खरीदें और एक जागरूक ग्राहक बने। बहुत बहुत धन्यवाद कनिका कालिया जी, आप आज पधारी और इतनी उत्तम, इतनी गहन जानकारी आपने जो दी है, देखने वाले तमाम दर्शक जो सभी ग्राहक हैं किसी न किसी वस्तु को खरीदने के, उन्हें फ़ायदा ज़रूर मिला होगा। तो आज की जो अलबेला राजस्थान की सुबह है बात तो घनी चौकी रियो सी, क्योंकि जागो ग्राहक जागो तो सगला निका निका जाग गया होला। तो अब उठ थे बाजार जा रहा हो तो ए जो सगली बातें आपने कनिका जी बताई है, ए सगली बातें फॉलो करनी है, देख रानो है कि चीज़ जो ला रहा हाँ सही आ रही है या को नहीं आ रही। तो अब कनिका जी को धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद कनिका कालिया जी, आप आई और इतनी अच्छी जानकारी दी। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को, आज्ञा दो पूनम कंवर ने, क्योंकि फिर हाजिर होना है एक नई तस्वीर, एक नई जानकारी के साथ।